हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम मल्टीबैगर स्टॉक सीरीज में एक और नई कंपनी को ऐड करने वाले हैं जिसका नाम बालाजी अमीन्स है। ये कंपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जानेंगे, इसके हम फंडामेंटल पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे और इसके टेक्निकल चार्ट को भी एक नज़र ज़रूर डालेंगे इस वीडियो में। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। आपके कोई सजेशंस हैं, आपके कोई स्टॉक क्वेरीज हैं, आप कोई स्टॉक पे रिव्यू चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। और लास्ट में मैं बोलूँगा कि आप बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी नए वीडियोस हम पोस्ट करेंगे वो आपको इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए सर, तो इस बालाजी अमीन्स के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। तो बालाजी अमीन्स का जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसकी वेबसाइट खोल कर रखी हुई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस कंपनी ये एक्चुअली बेसिकली क्या है, द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एलिफेटिक अमीन्स इन इंडिया। तो जो लिस्टेड स्पेस है उसमें अमीन्स जो सप्लाई करते हैं वो काफ़ी कम कंपनीज हैं और काफ़ी कुछ ही कंपनीज हैं। जैसे कि आप बालाजी अमीन्स को उसमें मान सकते हैं। एक और जो कंपनी है वो है अल्कली अमीन्स, जो कि काफ़ी अच्छा मार्केट प्रेजेंस है। इन दोनों कंपनी का काफ़ी अच्छा मार्केट प्रेजेंस है। तो अमीन्स बेसिकली क्या यूज़ है इसका, तो अमीन्स क्या है कि जो आज की डेट में हम देखते हैं कि इसके मल्टीपल यूजेस हैं, बट जो फॉरमोस्ट यूज है वो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, एग्रोकेमिकल कंपनीज में, पेंट कंपनीज में, टायर कंपनीज में। तो बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं, बहुत सारी कंपनीज को ये एक तरह से अमीन सप्लाई करते हैं, जो कि एक इंटरमीडिएटरी है ये प्रोडक्ट। ओके, तो इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके प्रोडक्ट प्रोफाइल पर चले जाते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर उसके कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें से अमीन्स एक है, ठीक है। उसके बाद स्पेशलिटी केमिकल्स है, फार्मा एक्सिपिएंट्स है और डेरिवेटिव्स हैं अमीन्स के। तो स्पेशलिटी केमिकल्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डीएमएफ जिसको बोलते हैं, एनईपी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी की केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं एपीआई कंपनीज के द्वारा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा, पेंट कंपनीज के द्वारा, एग्रोकेमिकल कंपनीज के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप अमीन्स में देखिए, यहाँ पे मोनोमिथाइलामीन, डाइमिथाइलामीन, ट्राइमिथाइलामीन, मोनोइथाइलामीन। तो ये सारी जो है ये काफ़ी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। तो अमीन्स में ये है, अमीन्स के डेरिवेटिव्स भी बनाते हैं और फार्मा एक्सिपिएंट्स भी बनाते हैं और स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाते हैं। तो ये बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है जो कि काफ़ी अच्छा मार्केट प्रेजेंस है इनका और काफ़ी अच्छा मार्केट डोमिनेंस है। तो अभी मैं इस कंपनी के बारे में डिटेल और भी फर्दर चेक करना चाहता था, तो मैंने इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी खोल के रखा है, जिससे कि हमको फर्दर इस कंपनी के बारे में जानकारी मिले कि इस कंपनी में हो क्या रहा है। तो चलिए हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मैंने इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन खोल के रखा हुआ है। तो आप देखें इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट की इन्फॉर्मेशन दे के रखा हुआ है इन्होंने। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि डिमांड फॉर प्रोडक्ट लाइक एसिटोनाइट्राइल, DMF, NEP, DMA and TEA will continue to remain elevated as they are intermediate for drugs required for COVID-19 treatment। तो आपने देखा कि एसिटोनाइट्राइल, DMF, NEP, DMA and TEA ये सारे जो इंटरमीडिएट्स हैं जो कि ड्रग बनाने के लिए, COVID-19 के ट्रीटमेंट के लिए इसका रिक्वायरमेंट है। तो ये काफ़ी इनकी मतलब की प्रोडक्ट्स में है ये, जो कि आज इसलिए इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी है अभी एट प्रेजेंट में। और दूसरा आप देखें कि इन्होंने जो है अभी एसिटोनाइट्राइल जो इनका प्रोडक्ट है, इसका डी बॉटलनेकिंग चालू कर दिया था। प्रोसेस ऑफ डी बॉटलनेकिंग ऑफ द एसिटोनाइट्राइल प्लांट हैज कमेंस्ड। पोस्ट द प्रोडक्शन द आउटपुट शुड जंप टू 18 to 20 टन्स पर डे। तो अभी जो प्रेजेंट 9 टन्स पर डे की जो उनकी कैपेसिटी है वो डी बॉटलनेकिंग क्या होती है बेसिकली कि जो आपकी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी होती है प्लांट की, उसमें कुछ प्रोसेस मॉडिफिकेशन किया जाता है जिससे कि उस प्लांट की कैपेसिटी एनहांसमेंट कर सकें। तो जो प्लांट अभी 9 टन्स पर डे बना रहा था वो डी बॉटलनेकिंग प्रोसेस के बाद में 18 से 20 टन्स पर डे बनाएगा। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 2 फोल्ड का जंप हो जाएगा, इसकी डबल हो जाएगी प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जनरली डी बॉटलनेकिंग में क्या होता है कि आपका कैपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। तो आप प्रोसेसेस में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और उसके बाद आपकी कैपेसिटी में एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने मिलता है।
सेकंड इसमें ये तो फर्स्ट टेल विंड हो गई इसकी, इनके प्रोडक्ट्स की। सेकंड टेल विंड क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेकंड पॉइंट है उसमें उन्होंने बताया है कि जो DMF है ये पहले मेजरली चाइना और सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट होता था। अभी क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है, तो अब इनको एक काफ़ी अच्छा इसमें भी काफ़ी अच्छा डिमांड मिलने वाला है DMF प्रोडक्ट में भी। उसके बाद फिर इन्होंने थर्ड पॉइंट में जो बताया कि बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड इनकी सब्सिडरी कंपनी है, जो कि ठीक ठाक अच्छा खासा मतलब परफॉर्मेंस दे रही है, तो वो ठीक है। बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वी एक्सपेक्ट टू कमेंस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथाइल अमीन्स। तो देखिए इन्होंने एक इथाइल अमीन्स जो ऊपर इन्होंने डिस्कस किया था, तो इथाइल अमीन्स को भी इन्होंने एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लगाने का प्लान किया है 90 एकर्स के लैंड पे। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं, जो वो प्रोजेक्ट्स जो कि मतलब कंप्लीटली स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट होता है। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट जो होते हैं वो ऑलरेडी आपकी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है, उसमें अगर आप कैपेसिटी एनहांसमेंट करते हैं तो वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं। पर जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो लैंड एक्विजिशन होता है, प्लांट कमीशनिंग होता है, इरेक्शन होता है, कमीशनिंग होता है, उसके बाद फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं 90 एकर्स में, जिसकी टोटल कॉस्ट जो है 150 करोड़ है, उसमें से 105 करोड़ उन्होंने कैपेक्स में खर्च कर चुके हैं। तो ये जब ये इथाइल अमीन्स जो है इसकी कैपेसिटी 15,000 टन पर एनम हो जाएगी FY23 से, जो कि एग्जिस्टिंग 9,000 टन पर एनम है। तो ये भी एक अच्छा बूस्ट मिलने वाला है। और इसका क्या है, ये फर्दर बूस्ट एज इट फाइंड्स एप्लीकेशन है कोविड-19 में। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये इसका कोविड-19 मेडिसिन में भी इसका यूज है, इसीलिए ये कंपनी इस एक्सपेंशन प्लान को प्लान कर रही है ना। अभी आप देखिए इनके एक्सपेंशन प्लान्स को उन्होंने फर्दर एक समराइज कर दिया है इस शीट में। तो एसीटोनाइट्राइल जैसे कि हमने डिस्कस किया ऊपर कि जो डीप बॉटलनेकिंग होगी, जो कि एग्जिस्टिंग 9,000 टन्स की पर एनम की कैपेसिटी है, जो कि 9 से 10 टन्स पर डे की होती है, उसको बढ़ाकर 18 से 20 टन्स पर डे पर पहुंचा देंगे। तो ये एसीटोनाइट्राइल हो गया। इथाइल अमीन्स में आपने देखा कि ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, 150 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं वो। तो जो एडिशनल कैपेसिटी जो है 16,500 टन्स पर एनम की इथाइल अमीन्स की ये बनाने वाले हैं, जो कि ये काफ़ी अच्छा इस प्रोडक्ट की डिमांड भी है। कोविड-19 में यूज़ होगा इस मेडिसिन में ये प्रोडक्ट। उसके बाद मिथाइल अमीन्स देखिए, तो ये मार्केट लीडर है मिथाइल अमीन्स प्रोडक्शन में इंडिया में। इनकी कैपेसिटी 48,000 टन्स पर एनम है और इनका 80% ऑफ द मिथाइल अमीन्स जो है वो कैप्टिवली यूज्ड है। कैप्टिवली यूज्ड मीन्स ये खुद ही इसको यूज कर लेते हैं, बालाजी अमीन्स खुद ही इसको यूज कर लेती है। तो मिथाइल अमीन्स क्या है, बेसिकली की रॉ मटेरियल है एंड द बेस प्रोडक्ट फॉर वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स। तो ये रॉ मटेरियल है, फर्दर जो डेरिवेटिव्स बनाते हैं, ये अमीन्स के जो फर्दर डेरिवेटिव्स बनाते हैं उसमें मिथाइल अमीन यूज होता है। तो ये ऑलमोस्ट 80% तो खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए इन्होंने इसका भी एक एक्सपेंशन प्लान करा है विद अ कैपेसिटी ऑफ 40,000 to 50,000 टन्स पर एनम अंडर फेज 2 एक्सपेंशन। तो ये एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट चालू करने वाले हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल्स में इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो उसको देखते हुए मैनेजमेंट ने बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिया है कि वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट चालू करने वाले हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, इसमें भी ये मार्केट लीडर है इन डाईमिथाइल फॉर्मामाइड में। प्रोडक्शन इन इंडिया विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 30,000 टन्स पर एनम। तो ये इसमें भी इन्होंने एक कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान किया है, जो कि 30,000 पर एनम का अंडर फेज 2 एग्जीक्यूशन ऑफ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो ये भी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। और इसका भी इन्होंने एक एक्सपेंशन प्लान किया हुआ है। तो ये 4 कैटेगरीज में इन्होंने अपने एक्सपेंशन प्लान्स को प्रपोज किया और जो कि अंडर प्रोसेस है। तो ये एक्चुअली एक्सपेंशन प्लान्स बहुत सिग्निफिकेंट होता है कंपनी में, क्योंकि अगर कंपनी को ग्रोथ करना है तो उसको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज को तो टाइम टू टाइम मार्केट सिनेरियो के हिसाब से बढ़ाते रहना पड़ेगा। तो ये कंपनी राइट डायरेक्शन में है, अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, मार्केट को स्टडी कर रही है और जो भी प्रोडक्ट्स की डिमांड है उसमें वो फर्दर काफ़ी अग्रेसिवली अपने कैपेसिटीज़ को इम्प्रूव करिए। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि देखिए इनका जो रेवेन्यू ब्रेकअप है तो वो कहाँ से आ रहा है, 51% जो है वो फार्मा से आ रहा है, देख रहे हैं आप।
और जो एग्रोकेमिकल्स है वो उससे 26% आ रहा है। बाकी ये काफ़ी कंपनीज को सप्लाई करते हैं, पेंट्स को करते हैं, ऑयल एंड गैस को करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट को करते हैं, रबर, तो ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड इनका कंपनीज को ये सप्लाई करते हैं अपने केमिकल्स। बट मेजर जो है वो फार्मा है और एग्रोकेमिकल्स है। और आपको पता है कि फार्मा और एग्रोकेमिकल्स में अभी आने वाले 5 से 7 साल में तो एटलीस्ट काफ़ी टेलविंड है, काफ़ी इनका फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी और एग्रोकेमिकल कंपनीज, एग्रोकेमिकल गवर्नमेंट के कारण अच्छा करेगी, और फार्मा तो आपको पता ही है कि जैसा सिनारियो चल रहा है उस हिसाब से फार्मास्यूटिकल कंपनीज काफ़ी लंबे समय तक अच्छा करने वाली है। ये तो उनके केमिकल बिजनेस हो गए। इसके अलावा एक और छोटा सा बिजनेस है इनका, जो कि होटल बिजनेस है। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर। इनके पास एक ये है, देखिए, होटल डिवीजन भी है एक। इनके पास एक 5 स्टार होटल है जो कि सोलापुर में है, बालाजी सरोवर प्रीमियर करके। तो ये इसका ऑपरेशन जो है 2013 में स्टार्ट हुआ था, जो कि 5 स्टार होटल है सोलापुर में। इस पर इन्होंने 110 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, इक्विटी और डेट का मिक्सचर करके। अभी उन्होंने टाइड अप किया है किसके साथ, सरोवर ग्रुप के साथ में, वो जो कि इस होटल को ऑपरेट कर रहा है और मेंटेनेंस कर रहा है इसका। तो ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है सोलापुर की, ये बता रहे हैं, काफ़ी टूरिस्ट हब है। तो इससे इनको एक ठीक ठाक रेवेन्यू भी जनरेट हो पा रहा है। तो देखिए 129 रूम्स है इसमें, 58% ऑक्यूपेंसी रेट है। कुछ इन्होंने बताया है फर्दर भी, जो कि ठीक है। ये स्मॉल पार्ट ऑफ द बिजनेस है, ये मेजर चंक नहीं आता है इसमें से। मेजर चंक तो इनका केमिकल डिवीजन से ही आता है। चलिए सर, तो आपने बिजनेस को समझ लिया, हमने वेबसाइट में देखा इसके प्रोडक्ट प्रोफाइल, हमने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में स्टडी किया कि इसका बेसिकली इस कंपनी का बिजनेस क्या है। अब हम इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे हमेशा की तरह। तो आप देख सकते हैं, मैंने screener.in में हमने इसके सारे पैरामीटर्स को स्टडी करने वाले। तो आप देखिए, मार्केट कैपिटल देखिए 2859 करोड़। तो ये एक स्मॉल कैप से माइक्रो कैप कंपनी है। ओके, पी देखिए आप 22.7, तो ये एक रीजनेबल पी है, क्योंकि इस सेक्टर की अमीन्स की कंपनी ज़्यादा, बहुत सारी अच्छी कंपनीज लिस्टेड नहीं है मार्केट में, और जो है उसके हिसाब से 22.7 बहुत रीजनेबल पी है। मैं बोलूँगा कि आप इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, और आप इस पी पे भी आराम से इस कंपनी को खरीद सकते हैं। डिविडेंड यील्ड देखिए 0.36%, जो कि रीजनेबल है। मैं फर्दर भी देखूंगा कि ये शायद हो सकता है मैनेजमेंट स्लोली ग्रेजुअली अपने डिविडेंड्स को भी बढ़ाता जाए। ROCs देखिए तो 15.5% से ऊपर है, ROCs 17.9, तो जो कि काफ़ी अच्छे ROCs ROE हैं, और मुझे लगता है फर्दर भी ये इम्प्रूव होंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.28%, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इक्विटी कैपिटल बहुत छोटी इक्विटी है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आप जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि कम शेयर्स होते हैं तो आपको प्राइस में जो अप्रिसिएशन होता है तो वो काफ़ी अच्छा मिलता है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए तो 22.8%, बहुत शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये कंपनी मैनेज कर पा रही है। ठीक है, अभी हम लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट पे आ जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में जो लास्ट ईयर 2019 में 227 करोड़ था, वो बढ़कर आज 282 करोड़ हो गया है। तो एक सिग्निफिकेंट जंप हमको इसके सेल्स में दिखा। उसके बाद आप नेट प्रॉफिट पे आ जाइए तो 31 करोड़ से बढ़कर सीधे 46 करोड़ पे पहुंच गया है। तो ये भी एक बहुत क्वांटम जंप इसमें हमको नेट प्रॉफिट में भी दिख रहा है। वहीं आप जून क्वार्टर जो बहुत टफ क्वार्टर था उसमें अगर हम बात करेंगे तो 223 करोड़ के अगेंस्ट में 220, तो सेल्स ऑलमोस्ट फ्लैट थी। ये आपका लॉकडाउन का पीरियड है। ठीक है, उसमें नेट प्रॉफिट देखिए तो 19 करोड़ से जंप होके ऑलमोस्ट 33 करोड़ पे पहुंच गया था। तो इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20 से 24% पहुंचा दिए। और सितंबर क्वार्टर में भी देखिए आप, हाँ, तो ये अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? क्योंकि इनको शायद या तो कस्टमर से अच्छी डील मिल रही है, और अपने प्लांट में भी ये ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को बढ़ाते जा रहे होंगे डेफिनेटली। तो आप नेट प्रॉफिट में भी अच्छा जंप देख रहे हैं और सेल्स में भी अच्छा जंप देख रहे हैं। तो ये काफ़ी हमको एनकरेजिंग साइन दिख रहा है इसमें। आप अब एनुअल में हम आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आप देखिए 2009 से जो जर्नी है 250 करोड़ से आज 1000 करोड़ ऑलमोस्ट पहुंच रही है ये, और जो नेट प्रॉफिट 15 करोड़ के थे वो आज बढ़कर 105 करोड़ पे पहुंच रहे हैं। तो ये अच्छा खासा एक इनकी ट्रेजेक्ट्री है, और मुझे लगता है जिस स्पीड से अभी तक ये ग्रो करी है, आने वाले 3-4-5 साल में ये इससे ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर सकती है कंपनी। क्योंकि अभी जो इनकी टेलविंड है, जो इनको मतलब मार्केट सिनारियो है, इसमें इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी तगड़ी है। अभी आप देखिए शेयर कैपिटल तो कोई डाइल्यूशन नहीं हुआ इतने सालों में, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं,
बहुत बढ़िया है। आप बोरोइंग्स देखिए तो थोड़ा सा इन्होंने अपने डेट को रिड्यूस करना चालू कर दिया, तो 260 करोड़ के अगेंस्ट में 208 करोड़ है, तो ये ठीक है। कोई आप हमने डेट टू इक्विटी रेशियो में भी देखा था कि 0.2 है, तो कोई डरने की बात नहीं है, कंपनी काफ़ी स्टेबल है। अब हम कैश फ्लोज पे जाते हैं, तो कैश फ्लोज देखिए आपकी हमेशा ये कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लो मेंटेन कर पाई है, तो फ्रॉम ऑपरेशंस, तो ये भी बहुत अच्छा एनकरेजिंग साइन है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आरओईज हमने डिस्कस किए, ये 18% पे आ गए। मुझे लगता है कि 2019 में 25 थे, उसके पहले 32 थे, तो डेफिनेटली ये 18 से बढ़कर आपको आने वाले समय में, मुझे इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा कि ये 25 से 30% तक भी, 25% तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये मेंटेन कर पाएंगे। वहीं पर डेटर डेज जो 81 डेज जो हो गए हैं, वो पहले 65 डेज थे, तो मुझे लगता है 65 काफ़ी रीजनेबल है। 81 थोड़े से हायर साइड पे हैं, मुझे लगता है ये भी ये आने वाले समय में डेफिनेटली इंप्रूव होने वाले हैं, तो इसमें भी कोई ऐसी तकलीफ वाली बात नहीं है। आरओसीज और डेटर डेज में भी ठीक है। उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग्स देखिए तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। एफआईआईज भी ज़्यादा उन्होंने अपना स्टेक नहीं बढ़ाया है, डीआईज ने भी ऑलमोस्ट सेम स्टेक मेंटेन किया, और पब्लिक के पास भी लिटिल बिट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। तो मुझे लगता है जैसे जैसे कंपनी ये परफॉर्म करेगी, ये आपको एफआईआईज में और डीआईएस की होल्डिंग जो है वो आपको काफ़ी बढ़ते हुए इन फ्यूचर दिखने वाली है। चलिए, तो हमने इसके फंडामेंटल एनालिसिस भी किया इसका। अब हम आ जाते हैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे। तो मैंने इसका टेक्निकल चार्ट खोल के रखा हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमेशा की तरह मैं वीकली चार्ट 8 ईयर्स का वीकली चार्ट मैंने खोल के रखा हुआ है। यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर हमने लेके रखा हुआ है इसमें, और बाकी जो हमेशा हम जो मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस 10, 20, 50, 100 एंड 200 डेज का, तो वो सारे मैंने इसमें लगा के रखे हुए हैं। अब आप देखिए कि जैसे कि हमको पता है, काफ़ी सभी लोगों को पता है कि 2018 से एक सारे स्मॉल और जो मिड कैप स्टॉक्स थे वो एक बियर ट्रेंड में थे। मार्केट ही जो है स्मॉल और मिड कैप का वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो चुका था। तो आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली 2-3 साल से डाउनवर्ड ड्रिफ्ट कर रहा था सॉरी कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ड्रिफ्ट कर रहा था, और हर बार ये इस लेवल को यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ड्रिफ्ट कर रहा था। उसके पहले कंपनी परफॉर्म कर रही थी, अभी भी परफॉर्म कर रही है, बट एक मार्केट साइकिल्स होता है, उसके बीच में हमने देखा कि ये डाउनवर्ड ड्रिफ्ट हो रही थी। बट अभी आप रिसेंटली देखेंगे कि इसने डबल बॉटम बनाया है यहाँ पर, और आप देखिए जैसे हमेशा हम देखते हैं कि आरएसआई ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। लोग सोचते हैं कि आरएसआई में क्या है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। मतलब आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कुछ की चीज़ें देखिए और उससे आपको एक अच्छा खासा एनालिसिस हो जाता है कि मार्केट में क्या होने वाला है या स्टॉक में क्या होने वाला है। तो देखिए आप क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस आरएसआई में हमको दिख रहा है। और आप देखिए कि जो की रेजिस्टेंस लेवल था, आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वॉल्यूम्स देखिए यहाँ पे। तो जब कोई चीज़ इतने हाई वॉल्यूम्स के साथ में इस लेवल को ब्रेक करके, और प्राइस में भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि लार्ज कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये डिसाइसिव ब्रेकआउट बोलते हैं। काफ़ी डिसाइसिव ब्रेकआउट उसने अपने रेजिस्टेंस जोन से दिया है। आपको मोमेंटम दिख रहा है, आपको वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, और आपको एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिख रहा है। दैट मीन्स ये सारे एविडेंस शो करते हैं कि ये एक काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है, काफ़ी स्ट्रेंथ में है ये कंपनी। ठीक है, तो हम इसको फंडामेंटल के साथ भी हमने कंपेयर किया है, उसके पैरामीटर्स देखे, उसके बिजनेस को देखे, तो जो बिजनेस और जो चार्ट है वो दोनों ही सेम स्टोरी बता रहा है इस कंपनी में। तो ये काफ़ी एनकरेजिंग सिग्नल है हमको। तो आप देखिए ये कि कंटिन्यूसली 10 डेज के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता हुआ ये आगे बढ़ रहा था। अभी हमने लास्ट वीक में देखा, जो कि अभी हमारे कल परसों में, आज कौन सा डे है, आज मुझे लगता है वेडनेसडे स्टार्ट हो गया। मंडे को हमने देखा कि काफ़ी मार्केट में सिग्निफिकेंट करेक्शन आया था, जो डिप आया था, उसमें ये ऑलमोस्ट जो है 20 डेज की मूविंग एवरेज पे उसने सपोर्ट लिया, अभी बाउंस बैक कर रहा है। तो आपको इसमें घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी की ट्रैजेक्टरी राइट डायरेक्शन में है, प्रॉफिट्स इंप्रूव होने वाले हैं, हर चीज़ इंप्रूव होने वाली है। तो आप इसमें स्लोली अपनी क्वांटिटीज़ को बढ़ाते जाइए, आप एक साथ मत परचेस करिए, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत सारे जो है अचानक से कोई न्यूज़ आती है, तो उससे क्या है कि आपको पता नहीं कि प्राइस रिएक्शन क्या होगा, बट फिर भी आपको ये छोटे छोटे करेक्शंस जो मार्केट में आते रहते हैं उससे घबराना नहीं चाहिए, और आपको इस काउंटर में स्लोली एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत नीचे जाने वाला है, इससे थोड़ा बहुत करेक्शन और भी हो सकता है, बट हर करेक्शन इस काउंटर में एक बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आप इस स्टॉक में ट्रेडिंग मत करिएगा, ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, ये अभी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। आप देखिए प्रीवियस हाई जो था इसका वो ऑलमोस्ट 800 के लेवल पे था,
अभी ये ऑलमोस्ट 880 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। नीचे से उसने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है, बट फिर भी प्रीवियस हाई के पास में ही है ये। तो अभी एक्चुअली इसकी जर्नी स्टार्ट हुई है, ये काफ़ी लंबे तक आगे जाने वाला है। तो आपको इसको एक लॉन्ग टर्म बैट की तरह ट्रीट करना चाहिए। आप अगर इसमें पोजीशन 1 से 2 साल 3 साल के लिए बनाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है। ठीक है सर, तो मैं इसको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। मंथली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं, वही स्टोरी आपको दिखेगी। सॉरी, थोड़ा नेट स्लो है लगता है मेरा, काफ़ी समय ले रहा है। ये देखिए मंथली चार्ट भी ओपन हो रहा है इसका। हाँ जी देखिए, तो ये सेम स्टोरी हमको यहाँ पे भी दिख रही है। ये आपने देखा कि यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट यहाँ पे मिला, और वॉल्यूम्स देखिए बहुत शानदार वॉल्यूम्स है। 3-3 महीने तक आपको इतने शानदार वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। और आप इधर भी देखेंगे कि आपको मंथली चार्ट में भी एक डाइवर्जेंस दिख रहा है RSI का, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट होता है। जनरली मंथली चार्ट में आपको इतने बड़े डाइवर्जेंस दिखते नहीं है, बट ये काउंटर में इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है कि आपको मंथली चार्ट में भी डाइवर्जेंस क्लियरली दिख पा रहा है। तो ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है इस कंपनी की। देखिए 10 डेज की मूविंग एवरेज से कितना गैप बना के चल रहा है। तो ये स्ट्रेंथ है इस काउंटर में। थोड़ा ये करेक्शन हो सकता है, आप घबराइएगा मत, पर आप स्लोली इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और मैं इसको हमेशा आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, आपको शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है सर, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो पे मैं कोई स्टॉक पे मैं रिव्यू करूं तो उस स्टॉक को आप मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में, हम उसको ज़रूर रिव्यू करेंगे। और भी अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप बताइए। अगर आपको आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करें तो आप हमको हमारी ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं, हम आपका पोर्टफोलियो भी रिव्यू कर सकते हैं। तो आप जो भी आपके मन में आप ज़रूर बताइए, हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।